नमस्कार दोस्तों, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के ऑनलाइन कोर्स के अंदर आपका स्वागत है। और आज मैं जिस मुद्दे पर चर्चा करूंगा वो अपने किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड मुद्दा नहीं है। RS 2018 की मुख्य परीक्षा का परिणाम जो है वो आ चुका है। इंटरव्यू की तैयारियां चल रही है, इंटरव्यू की डेट्स जो है वो भी घोषित हो गई है। साथ ही RPSC के अंदर ये जब मुख्य परीक्षा का परिणाम आ जाता है उसके बाद में RPSC के द्वारा एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाता है जिसको डैफ कहते हैं। और उस डैफ के अंदर आपको अपनी सर्विसेज की प्रेफरेंस भरनी होती है। अब तक तो हम जिस एग्जाम को आर एस कहते जा रहे हैं, वास्तविक रूप में आपको पता लगेगा कि ये सिर्फ RS नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज इसके अंदर हैं जिसका एक कंबाइंड एग्जामिनेशन ये कंडक्ट होता है। और आपको आगे जाकर बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज में जो है नौकरियां मिल सकती है। तो वो कौन सी सर्विस है, उसकी प्रेफरेंस आपको कैसे भरनी चाहिए, कैसे नहीं भरनी चाहिए, इसको लेकर बहुत सारे कैंडिडेट्स के अंदर एक कन्फ्यूजन जो है वो उनके अंदर है। यहाँ पर मैं ये कोशिश करूंगा कि सर्विस को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, कौन सी सर्विस है वो कैसी है। और एक्सप्लेन करने के लिए पिछले 3-4 साल, 3-4-5 की 4-5 जो भर्तियां हैं उसके अंदर अलग अलग जो लोग हैं उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं उन भर्तियों के अंदर, उन सर्विसेज में, उनको इसमें समाहित किया गया है। और कुछ सीनियर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, 20-20 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, उनसे भी इसमें सलाह ली गई है। और फिर एक तैयार किया गया है कि किस तरीके का सर्विस प्रेफरेंस जो है होना चाहिए। वैसे देखो, सर्विस प्रेफरेंस जो है वो कोई एक यूनिक नहीं बनाई जा सकती कि मैं एक सर्विस प्रेफरेंस बना के दे दूं और सभी उसको यूज कर लें। क्योंकि प्रेफरेंस क्या होगी वो आप डिसाइड करोगे कि भाई आपको जीवन में क्या चाहिए, आपको क्या पसंद है। हर व्यक्ति की पसंद जो है वो अलग अलग हो सकती है। मैं यहाँ पर प्रोज एंड कॉन्स जो है वो बता सकता हूँ, और वो बता सकता हूँ प्रैक्टिकली कि भाई कौन सी सर्विस जो है वो सामान्यतया लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा अच्छी जो है वो होती है। बाद में कहीं ऐसा ना हो कि जोश जोश में अभी शुरुआत में तो कोई सर्विस भर दी जाए और बाद में जो सर्विस में चले जाए तब पता लगे अरे यार ये क्या बड़ी गड़बड़ कर दी, कि रैंक भी अच्छी आई थी और उसके बाद में भी क्योंकि सर्विस प्रेफरेंस अच्छे से नहीं भरी, इस वजह से जो हम जो काम कर रहे हैं वो उतना सेटिस्फैक्टरी वर्क नहीं है, या फिर जो काम करने के लिए आए थे वास्तविक रूप में वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी दृष्टिकोण से हम इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। और हर व्यक्ति को ये देखना है कि भाई मुझे क्या चाहिए, आपको फील्ड जॉब करनी है कि नहीं करनी है। किसी व्यक्ति को हो सकता है कि बिल्कुल सिर्फ ऑफिस में ही बैठे रहना है, किसी को वाकई में जो है वो ग्राउंड पे जाकर कुछ काम करना है, किसी को जनसेवा करनी है, किसी को पैसे कमाने हैं, किसी को पब्लिक प्रेस्टीज जो है वो चाहिए, किसी से फिजिकल वर्क नहीं होता, किसी को फिजिकल वर्क बहुत अच्छा लगता है। तो किस जैसी आपकी स्थिति है उसके अनुसार आप जो है उनका चयन कर सकते हैं। तो उसके ऊपर अपन जो है वो आज चर्चा करेंगे। यहाँ पर ये जो RS 2018 है उसके अंदर कौन कौन से पद हैं, वो एडवर्टाइजमेंट जो था उस एडवर्टाइजमेंट से ये आपका मैट्रिक्स लिया गया है कि कौन कौन से पद हैं। तो यहाँ पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा RS एग्जाम RS है, राजस्थान पुलिस सेवा RPS जो है वो है, राजस्थान लेखा सेवा, राजस्थान अकाउंट सर्विसेज, राज्य बीमा सेवा, स्टेट इंश्योरेंस सर्विसेज, उद्योग सेवा, जो आपका इंडस्ट्री सर्विसेज आती है। पर्यटन के अंदर DTO की पोस्ट होती है और इस बार जो है DTO की पोस्ट यहाँ पर नहीं है। वाणिज्यिक कर सेवा होती है जिसके अंदर ACTO की पोस्ट होती है। स्टेट सर्विसेज है क्योंकि इसमें एक ही पोस्ट है, जनरल की है वो। और फिर कोऑपरेटिव सर्विसेज है जिसमें AR की पोस्ट होती है और उसमें कुछ 14 पोस्ट जो है वो है। जेल सर्विसेज है, कारागार सेवा, उसके अंदर 2 पोस्ट है। प्लानिंग सर्विसेज है, उसके अंदर कुछ 3 पोस्ट है। खाद्य और नागरिक रसद सेवा जो DSO की पोस्ट होती है, इसमें एक ही है, परंतु ये एक जो है वो SC की पोस्ट है। जनरल, OBC बाकी की जो पोस्ट है इसके अंदर नहीं है। फिर परिवहन सेवा, सॉरी पर्यटन सेवा मतलब टूरिज्म सर्विसेज थी, परिवहन जो DTO सर्विसेज है ये भी 0 है इसके अंदर। महिला और बाल विकास जो CDPO की पोस्ट होती है वो काफी पोस्ट है इसके अंदर, कुछ 80 के करीब है। देवस्थान विभाग जो है वो नहीं है। फिर आपका ग्रामीण विकास सेवा जो BDO की पोस्ट होती है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उसकी कुछ 47 पोस्ट है। महिला विकास, ये एक नया विभाग बनाया गया, विमेन डेवलपमेंट ऑफिसर का, उसकी कुछ 2 पोस्ट है। श्रम कल्याण, लेबर के अंदर, लेबर वेलफेयर के अंदर कुछ नहीं है। अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी अफेयर्स है उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट होती है और उसमें भी 2 पोस्ट है। आबकारी सेवा की काफी सालों बाद में जो है पोस्ट आई है और आबकारी सेवा में जनरल ब्रांच AEO की पोस्ट है, असिस्टेंट जो एक्साइज ऑफिसर होता है उसकी पोस्ट है। और आबकारी में प्रिवेंटिव फोर्स जो है उसकी पोस्ट भी है। तो ये सारी पोस्ट तो है जो कि आपकी राज्य सेवा के अंदर, स्टेट सर्विसेज के अंदर ये पोस्ट है। इसके बाद में आती है आपकी अलाइड सर्विसेज जो सबऑर्डिनेट सर्विसेज।
सबऑर्डिनेट सर्विसेज के अंदर इंडस्ट्री का सबऑर्डिनेट है, तहसीलदार सेवा जो है वो सबऑर्डिनेट में आती है, प्लानिंग सबऑर्डिनेट सर्विसेज, देवस्थान की सबऑर्डिनेट सर्विसेज, एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट, कर वाणिज्यिक जो कर विभाग होता है उसके अंदर जेसीटीओ की पोस्ट होती है, इधर खाद्य एवं नागरिक सब में फूड एंड सप्लाई सिविल जो ऑफिसर होता है उसकी पोस्ट होती है, सहकारिता विभाग में कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, राजस्थान महिला एवं बाल विकास के अंदर जो एसीडीपी होती है उसकी पोस्ट है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के अंदर परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण के ऊपर प्रोबेशनरी एंड जो प्रिजन वेलफेयर का ऑफिसर होता है उसकी है। फिर वापस सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा के अंदर सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, तो सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर इस बार जो है वो कुछ भी नहीं है, एक भी पोस्ट नहीं है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ के अंदर जिला परिवीक्षा एवं सह समाज कल्याण अधिकारी, ये होता है डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशनरी एंड सोशल वेलफेयर ऑफिसर होता है और उसकी कुछ 7 पोस्ट हैं। लेबर वेलफेयर के अंदर कुछ 14 है पोस्ट है। फिर वापस माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर होता है उसकी कुछ 16 पोस्ट है और उसके बाद वापस माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर ही प्रोग्राम ऑफिसर की कुछ पोस्ट जो है वो इसके अंदर है। तो ये अपन ने देखा कि ये कुल कितनी पोस्ट जो है वो अभी है। तो इसमें कुछ पोस्ट तो हैं जो कि आपकी राज्य सेवा की है और कुछ पोस्ट जो है वो आपकी इसके अंदर है। अब अलग अलग कैटेगरीज के अंदर इसमें अलग अलग दी हुई है, तो आप जिस कैटेगरी से हो उसको जरूर देखना कि आप जो प्रेफरेंस भर रहे हो उस कैटेगरी में उसकी पोस्ट है भी या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर उसके बारे में आपको ज़्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है, और अगर उस कैटेगरी के अंदर उस पोस्ट है तो फिर आपको जो है उसको भरना चाहिए। अब अपन चर्चा करते हैं, देखो क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए। ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, परंतु आप इसको चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। देखो सबसे नंबर 1 पहले पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आरएस जो है वो नंबर 1 पर रहेगा, कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आरएस की तैयारी कर रहे हो और इसलिए इसी सेवा से इसको जाना जाता है। इस फील्ड के अंदर इसके अंदर बहुत ज़्यादा वर्क की डाइवर्सिटी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मिलती है, काम करने के लिए बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, बाद में प्रमोशन होकर आईएएस भी बन जाते हो, तब भी रेस्पेक्ट जो है बहुत रहती है, एडमिनिस्ट्रेशन में रेस्पेक्ट बहुत है, और डाइवर्सिटी चैलेंजेस जो चाहिए जितनी सोशल रेस्पेक्ट सब जो है वो इस आरएस ऑफिसर के रूप में आपको मिलती है। दूसरा जो होता है वो है आरपीएस, राजस्थान पुलिस सेवा। पुलिस सेवा जो है उसके अंदर आपको डीएसपी डिप्टी की जो पोस्ट होती है उसके ऊपर लगाया जाता है। पुलिस के अंदर ही आप काम करते हो, यंग अगर एज में लग जाओ तो आदमी प्रमोट होकर बाद में आईपीएस भी बन जाता है, एसपी डीआईजी आईजी तक भी जो है वो जा सकता है। तो यहाँ पर जो है वो आरपीएस भी कई लोग जो है वो प्रेफर करते हैं, और सेकंड पर मतलब ऑलमोस्ट सभी को प्रेफर करनी चाहिए। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि अगर आपकी उम्र जो है वो ज़्यादा हो चुकी है, लगभग 40 के अगर आसपास अगर आपकी उम्र है, या आप किसी कैटेगरी से हो जिसमें आपकी और ज़्यादा उम्र जा चुकी है, तो उसमें एक तो ट्रेनिंग जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट होगी, तो वो ट्रेनिंग पार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूसरा कि उसके बाद में प्रमोशन के इतने ज़्यादा जो है चांसेस नहीं रहते। अगर आप 40 के आसपास हो तो आप डिप्टी से उसके बाद में एडिशनल एसपी बन जाओ, और अगर एसपी बने तो वो मतलब लास्ट में जाकर आप जो 1-2 साल बढ़ो तो बढ़ो, और वो भी अगर चांसेस ना हो तो अगर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है जिन लोगों की, वो अगर चाहे तो इस आरपीएस को जो है वो चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, परंतु बाकी सभी लोगों के लिए रिकमेंडेड है कि सेकंड नंबर पर आपकी पोस्ट जो होनी चाहिए, जो सर्विस प्रेफरेंस होनी चाहिए, वो आरपीएस होनी चाहिए। थर्ड नंबर पर जिसको रखा गया है वो है तहसीलदार सर्विसेज। अब ये बड़ा मतलब ऐसे चौंकाने वाली सी बात हो सकती है आपके लिए कि भाई तहसीलदार सर्विसेज वैसे तो अधीनस्थ सेवा है, ये अलाइड की सर्विस है, परंतु फिर भी इसको जो है वो थर्ड प्रेफरेंस क्यों दी जाए। और इसके लिए बहुत सारे फील्ड में रहे हुए लोगों से, ऑफिसर से, इनसे बात करने के बाद में सभी का एकमात्र कंक्लूजन ये था कि साहब तहसीलदार सर्विस को तो जो है 30 नंबर पर रखो ही। क्यों रखो तहसीलदार सर्विस को 30 नंबर पर? तो इसके बहुत सारे पॉजिटिव साइड्स जो है वो है। सबसे पहला तो तहसीलदार जो है भाई रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में एसडीएम के नीचे जो है वो तहसीलदार काम करता है, और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में आपको जुडिशियल पावर जो है वो यहाँ पर मिलती है, न्यायिक जो शक्तियां वो तहसीलदार के पास में होती है। फिर आरएएस के अलावा पूरी जितनी सर्विसेज हैं उनमें ये एकमात्र है जिसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर भी आपके पास में है। शुरुआत में आप नायब तहसीलदार के रूप में ज्वाइन करते हो इसको, और 5 साल लगभग 5 साल के करीब अगर आप नायब तहसीलदार रह जाओ तो आपका प्रमोशन होकर आप तहसीलदार बन जाते हो, और फिर लगभग 5 साल अगर आप रहो तो फिर प्रमोट होकर आप जो है वो आरएस बन जाते हो। यानी कहने का अर्थ हुआ कि अराउंड 10 ईयर्स, 10 साल प्लस माइनस अगर 1-2 कर ले तो
10 साल के करीब आसपास के अंदर व्यक्ति जो है वो तहसीलदार से मतलब नायब तहसीलदार से आपके आरएस बन जाएगा। यानी पहले आप 10 साल के करीब जो है वो फील्ड के अंदर पहले से रह चुके हो और फिर वापस आपको जो है वो एसडीएम के रूप में वापस फील्ड के अंदर रहने का और मौका जो है वो मिल जाता है। ये अपॉर्चुनिटी और कहीं पर नहीं मिलती। आप अगर जैसे मान लो अगर आपको आरएस नहीं मिल रहा तो अधिकतर लोगों के ये रहता है कि वो वापस तैयारी करते हैं। बहुत सारे अकाउंट्स ऑफिसर्स हैं या फिर बहुत सारे दूसरी सेवाओं के लोग जो है वो वापस तैयारी करते हैं, फिर से एग्जाम जो है वो देते हैं। अब आरपीएससी जिस तेज गति से एग्जाम करवाती है तो आप वापस एग्जाम दो, एग्जाम में वापस सेलेक्ट हो नहीं हो, आपको जो है वो प्रॉपर एसडी मिले ना मिले, इससे कई सारी प्रॉब्लम्स रहेगी। पर अगर आप तहसीलदार बन गए तो ये आपको एश्योर्ड है कि भाई 10 साल के अंदर तो आप जो प्रमोट होकर आरएस बन ही जाओगे। तो एक तो आप आरएस के रूप में फिर सेवाएं जो है वो दे सकते हो। और आरएस के पास में जितनी शक्तियां होती है लगभग वैसी शक्तियां जो है वो तहसीलदार के पास में होती है। हालांकि स्कोप थोड़ा कम हो जाता है, परंतु एसडीएम के पास में जो शक्तियां होती है लगभग वो शक्तियां जो है वो तहसीलदार के पास में रहती है। इवन जो स्टाफ वगैरह है वो तो तहसीलदार के पास में ज्यादा रहता है। तो तहसीलदार सेवा जो है वो इस वजह से काफी अच्छी है। बहुत चैलेंजेस हैं इसके अंदर। सोशल प्रेस्टीज जो है वो बहुत अच्छी है कि जिस इलाके के अंदर जिस तहसील में आप तहसीलदार के रूप में सेवाएं दे रहे हो वहाँ के लोग जो है वो आपको काफ़ी रेपुटेशन से रखते हैं। प्रशासन के अंदर भी आपकी इज्जत जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। और मतलब तहसीलदार साहब जो है वो आपको सुनते सुनते कान पक जाएंगे कि भाई यार साहब के अलावा कुछ जो है वो मिल ही नहीं रहा है। तो वो भी वर्क डाइवर्सिटी, जैसे आरएस में लगभग वही वर्क डाइवर्सिटी आपको यहाँ पर भी मिल जाती है। सोशल प्रेस्टीज है, खुद की गाड़ी मिलती है आपको घूमने के लिए इधर उधर। तो इस तरीके से तहसीलदार की जो पोस्ट है वो काफी अच्छी पोस्ट जो है वो मानी जाती है। और अगर वास्तव में आप आरएएस के रूप में कार्य करना चाहते हो तो तहसीलदार से अगर कार्य करोगे तो आरएएस के रूप में बहुत अच्छा काम कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तहसीलदार के रूप में व्यक्ति जब काम करता है तो वो लैंड रेवेन्यू एक्ट के बारे में सारे फैसले दे रहा है, सब उसी से काम कर रहा है और उसके ऊपर उसकी इतनी कमांड हो जाती है कि वो आरएएस बनता है तो मतलब कोई उसको ऐसे बरगला नहीं सकता। तो इस वजह से जो नॉलेज है उस नॉलेज का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप अगर इवन मान लो आप अभी तहसीलदार बन गए और उसके बाद में कुछ समय बाद में आपने वापस एग्जाम दिया फिर अगर आरएएस बने तो भी आरएएस के रूप में आपकी जो सेवाएं रहेगी वो ज्यादा अच्छी रहेगी। इसलिए तहसीलदार सेवा जो है वो काफी अच्छी सेवा है और इसको तीसरे नंबर पर जो है वो रखा जाना चाहिए। ठीक है, हालांकि इसका नेगेटिव भी है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने इसकी जो नेगेटिव साइड बताई है वो यही है कि ये अलाइड की पोस्ट है। अलाइड की पोस्ट है, इसकी जो ग्रेड पे है वो 4200 है, पर तहसीलदार जी के जो है वो कोई ग्रेड पे कुछ इतना कोई मायने रखती नहीं है कि ये ग्रेड पे 4200 है कितनी है। बाकी प्रेस्टीज और बाकी जो चीजें हैं वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये 4200 के रूप की तरफ कोई देखता नहीं। और देख बात जो है वो है कि वर्क शेड्यूल काफी हेक्टिक है, आपको बहुत टाइम जो है इतना मिलता नहीं है, कोई पीसफुल लाइफ जो है वो नहीं है। तो जो लोग ऐसा पीसफुल लाइफ चाहते हैं उनके लिए कम से कम ये सेवा इतनी अच्छी नहीं। और अगर पीसफुल खैर अगर आप लाइफ चाहते हो तो फिर तो आपके लिए आरएएस आरपीएस भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। वहां पर भी आपको 24/7 की सेवाएं हैं, वो भी इवन आप आरएएस भी बन जाओगे तो भी आपको 24/7 काम करना पड़ेगा और यहाँ पर भी आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो इसलिए हेक्टिक को अगर आप देखो तब तो फिर आरएएस भी चूज करने से कोई मतलब है नहीं। और इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आरटीएस जो है वो एक अच्छी सेवा है जिसको तीसरे नंबर पर रखा जाना चाहिए। हालांकि जिन लोगों को फील्ड नहीं पसंद है, जिन लोगों को ऐसा तहसील स्तर पर काम करना जो है बिल्कुल नहीं पसंद है, जिनको ये चाहिए कि तो बिल्कुल आराम की नौकरी चाहिए, उनके लिए वो चाहे तो इसको जो है नहीं भरे। परंतु जो लोग वास्तव में आरएएस का मजा लेना चाहते हैं या फिर इस सर्विस को एंजॉय करना चाहते हैं उनके लिए ये जो है रिकमेंडेड है। उसके बाद में चौथा, पांचवा, छठा, क्या भरा जाए चौथे पर, पांचवे पर, छठे में, ये भी आपका खुद का स्व विवेक जो है वो आपको लगाना पड़ेगा। उसके अंदर अपन जो है वो चर्चा जरूर कर सकते हैं। अब देखो इसमें 3 पोस्ट ऐसी हैं जिनको माना जा सकता है कि जिसको आप जिस ऑर्डर में रखना चाहो उसमें रख सकते हो। वो आपकी प्रेफरेंस कैसी है कि अगर आप जो है वो बहुत ज्यादा फील्ड में रहना चाहते हो तो अब अलग बात है, थोड़ा इंतजार करके और फिर अच्छा मजा लेना चाहते हो तो अलग बात है, और आप बिल्कुल पंचायती करना चाहते हो खूब तो एक अलग बात है, और या फिर आप जो है बिल्कुल एक इलीट सर्विसेज का पार्ट बनना चाहते हो तो एक अलग बात है। तो देखो इसके अंदर एक तो है राजस्थान एक्साइज सर्विस जनरल ब्रांच, जो अपन ने देखा राजस्थान राज्य आबकारी सेवा सामान्य ब्रांच जो है वो। दूसरा इसके अंदर इसी के अंदर 4-5 है, ये ऑर्डर आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। राजस्थान रूरल डेवलपमेंट सर्विस आरआरडीएस और राजस्थान अकाउंट सर्विसेज आरएसीएस या राजस्थान लेखा सेवा।
यहां पर राजस्थान जो एक्साइज सर्विसेज है या जनरल ब्रांच की जो है, इसके अंदर जिस पोस्ट पर आप ज्वाइन करोगे वो होगी असिस्टेंट एक्साइज ऑफिसर। असिस्टेंट एक्साइज ऑफिसर जो होता है वो होता है सहायक आबकारी अधिकारी। सहायक आबकारी अधिकारी की पोस्ट होती है, इंस्पेक्टर से ऊपर की पोस्ट है आबकारी से। और ये जो है ये शुरुआत के अंदर तो इनके पास अभी तक कोई खास काम नहीं होता है, परंतु इनकी जो प्रमोशन है वो बाद में प्रमोट होकर ये लोग डीईओ बन जाते हैं। डीईओ का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर। और डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट और काफी ये कहा जाए रुतबे वाली पोस्ट है, और काफी होल्ड जो है वो डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर का होता है। और जो आप सेवाओं से चाहते हो वो सब कुछ डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर के पास में होती है। मेनली जो शराब का जो बिजनेस होता है उसके डील करने का काम इनके पास में हुआ करता है। तो इसलिए डीईओ की तो इवन राजस्थान के अंदर जैसे 33 पोस्ट हैं डीईओ की, तो उसमें 7 पोस्ट तो ऐसी हैं जिसके ऊपर आरएस ही लगते हैं। तो आप ये मान लो कि आप अगर डीईओ बने और आपके पड़ोस वाले जो जो आपका जिला है उसके अंदर डीईओ हो सकता है कोई आरएस लगा हुआ हो, तो आरएस भी उसी पद पर काम कर रहा है और आप भी उसी पद पर काम कर रहे हो। तो इस तरीके से डीईओ और आरएस का पद जो है वो लगभग बराबर ही हो जाता है। तो इसलिए और डीईओ काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट जो है वो बन जाती है। इवन जब तक आप एईओ रहते हो तब भी इसमें एक ऐसा होता है कि जो ये जो शराब बनाने वाली जो जितनी भी फैक्ट्रीज वगैरह होती है उसके अंदर भी एक एईओ की पोस्ट होती है। मतलब उसमें जो सरकारी ऑफिसर एक लगता है प्राइवेट कंपनी के अंदर, जो भी आपकी प्राइवेट जो बॉडी है जो कि लीकर बना रही है, लीकर मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रही है, उसमें एक एईओ की पोस्ट होगी। और जब तक वो एईओ की पोस्ट होती है उसके फिर उसका पूरा खर्चा वगैरह जो है वो जो भी बिजनेसमैन होता है या जो भी व्यक्ति जो कंपनी है वो उठाती है, और इसलिए उसको कोई दिक्कत नहीं आती। तो आराम की भी जॉब है और इसमें ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाद में प्रमोट होकर जब डीईओ बन जाओगे तो और भी ज्यादा पावर्स भी आ जाएगी, और आराम भी करना चाहो तो आराम भी कर लो, पावर दिखाना चाहो तो पावर भी दिखा लो, और भी जैसा आपको सुख सुविधा चाहिए वो सारी सुख सुविधा जो है यहाँ पर मिल जाती है। हालांकि एईओ के रूप में आपको जरूर शुरुआत के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपकी जो पोस्टिंग है वो वहां उन किसी फैक्ट्री वैक्ट्री में नहीं हुई तो जरूर मुश्किल हो जाएगी। फिर तो अब इसमें आपको ये देखना है कि क्या आप शुरुआत के अंदर ये धैर्य रखने के लिए तैयार हो कि भाई ठीक है 8-10 साल इनको लगेंगे डीईओ बनने में, तो ये अपन को 8-10 साल तो चलो ठीक है एईओ के रूप में निकाल लेंगे और बाद में अपन डीईओ बन जाएंगे। दूसरा, राजस्थान रूरल डेवलपमेंट सर्विसेज। रूरल डेवलपमेंट सर्विसेज जो होती है इसके अंदर व्यक्ति ज्वाइन करता है बीडीओ के रूप में, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। बीडीओ का काम मेनली जो होता है वो पंचायत समिति के लेवल पर होता है। पंचायत समिति जो आपका डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन या पंचायती जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर जिले को ब्लॉक्स में बांटा हुआ होता है, और जो ब्लॉक के अंदर जो डेवलपमेंट ऑफिसर है उसको बीडीओ कहते हैं। ये पंचायत समिति के साथ में काम करता है। और अब ये बीडीओ भरना चाहिए या फिर अकाउंट सर्विसेज भरना चाहिए, इन दोनों के अंदर जो है वो आपका नेचर खुद का कैसा है उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। वैसे दोनों की पे स्केल जो है वो शुरुआत में तो एक जैसी है, कुछ प्रोज कॉन्स जो है वो दोनों के अंदर ही है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि साहब ये सर्विस इससे ऊपर है ये सर्विस नीचे, हालांकि ये तो किसी के लिए भी नहीं कह सकते ये इससे ऊपर है ये इससे नीचे। ऊपर नीचे होनी होती व्यक्ति की क्या प्रेफरेंस है उसके हिसाब से चीजों को डिसाइड करना है। अब देखो आरआरडीएस की एक बार चर्चा कर ले, फिर अपन चर्चा करेंगे अकाउंट सर्विसेज की। आरआरडीएस के अंदर आप लगते हो बीडीओ, ठीक है, और पंचायत समिति के स्तर पर जो है वो आपको काम करना होगा। इसके क्या पॉजिटिव है? पहला पॉजिटिव था कि ये फील्ड की जॉब है। ये काम जो है वो आप फील्ड में करते हो कि आप बिल्कुल जो है वो इसमें फील्ड में रहोगे। फील्ड में रहोगे तो आपको सुबह से लेकर शाम तक जितने लोगों को सेवा करनी है, जो करना है वो सब कर सकते हो। आपको पूरा फील आएगा आरएस वाला कि भाई हाँ मैं आरएस का एग्जाम पास करके मैं एक ऐसी जगह आया हूँ जहाँ पर मैं एकदम जन सेवा भी कर सकता हूँ। लोग मेरे पास समस्या लेकर आते हैं, मैं उनकी समस्याओं का निराकरण करता हूँ, मैं पूरी पंचायती करता हूँ, जितनी पंचायती हो सकती है उतनी पंचायती यहाँ पर होती है। और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, आपका खुद का भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहता है, क्योंकि प्रधान के साथ में आप जो है वो पूरा काम ही करते हो, सरपंचों की मॉनिटरिंग करते हो, तो वहां पर आपका खूब काम है, लोगों को पूरा सर्व कर सकते हो। इनकम के सोर्सेज जो है वो, क्योंकि ये क्या है L14 है तो वैसे भी इनकम अच्छी है, और बाकी भी जो है सभी स्रोत यहाँ पर उपलब्ध हैं। संसाधनों की इसके अंदर कोई कमी नहीं है। आपको गाड़ी भी मिल जाती है, आपको ऑफिस भी आपका जो है ठीक ठाक सही होता है। और जिस व्यक्ति को पंचायती करनी है और जो व्यक्ति एकदम ऐसा गांव का व्यक्ति हो, मतलब ऐसा रांगड़ आदमी हो, उसके लिए तो ये बहुत अच्छी जॉब है,
कि वो जो है सुबह शाम तक झगड़े भी कर सकता है, लोग इधर उधर जैसा करना हो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए तो ये वीडियो जो है वो आपको एकदम आरएस वाला मजा जो है वो दे सकती है। परंतु जो लोग ये सब नहीं कर सकते, जिनको पॉलिटिकल हस्तक्षेप पसंद नहीं है, जिनको ये पसंद नहीं है कि साहब नहीं मेरे से ज़्यादा जो है लोगों से डील नहीं होता, और ये जो लोकल लेवल की जो गांव की इनकी जो राजनीति होती है इनसे मैं दूर ही रहना चाहता हूँ और इन लोगों को कैसे टैकल करें, इनसे दूर रहें, ऐसे लोगों के लिए जो है वो नहीं है। खासकर कभी कभी कहा जाता है कि ग्रामीण परिवेश से अगर कोई व्यक्ति है तो वो तो सामान्यतया इस सर्विस के अंदर जो है वो आसानी से रह जाता है, परंतु कोई शहरी परिवेश से अगर इस सर्विस के अंदर जाता है तो उसको थोड़ी थोड़ी दिक्कत होती है। हालांकि अगर शहरी परिवेश में कोई व्यक्ति अगर ऐसा हो कि भाई नहीं कुछ भी आ जाए सामने सब डील कर लेंगे तो उसको दिक्कत नहीं होती, पर सामान्यतया अगर कोई व्यक्ति ऐसा कभी गांव में नहीं रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं रहा, उसको जरूर जो है वो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो ये तो इसके क्या है पॉजिटिव साइड्स है वीडियो की। वीडियो के कुछ नेगेटिव साइड्स, सबसे बड़ा नेगेटिव साइड जो है वो तो है इसके प्रमोशन की दिक्कत है। ऐसा कहा जाता है वंस अ वीडियो इज ऑलवेज अ वीडियो, एक बार आप वीडियो बन गए तो आप वीडियो ही रहते हो, उसके बाद में प्रमोट जो है वो नहीं होते। क्योंकि ये जो रूरल डेवलपमेंट सर्विसेज है ये कोई बहुत पुरानी सर्विस नहीं है, ठीक है, अभी कुछ साल पहले इसको जो है बनाया गया, तो इसके जो कहाँ प्रमोशन होकर ये कहाँ जाएगा ये क्लियर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वीडियोज के प्रमोशन जो है वो बहुत मुश्किल से होते हैं। फिर अगर प्रमोशन की अभी जरूर बातें चल रही है, कुछ लोग जो है इस प्रयास में लगे हुए हैं कि वीडियोज के प्रमोशन जो है वो हो, तो हो सकता है कि आने वाले 1-2 साल के अंदर जो है वीडियोज के प्रमोशन की रास्ता खुल जाए। परंतु वीडियोज का प्रमोशन होगा कहां पर? वीडियो का प्रमोशन होगा पंचायत समिति से बढ़कर जाओगे जिला परिषद में, तो जिला परिषद में आप लगते हो, अगर प्रमोट हुए भी तो लगोगे एसीईओ। एसीईओ का मतलब असिस्टेंट जो आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, और उसी पोस्ट पर रह जाओगे। क्योंकि सीईओ जो होता है उसमें जनरली जिला परिषद के अंदर जो लगता है वो आईएएस ऑफिसर लगता है, तो वहां तक तो आपकी फाइल कभी क्लियर होगी नहीं कि वीडियो प्रमोट होता होता सीईओ बन जाए। एसीईओ तक जो है वो रह जाओगे, तो इसलिए प्रमोशन के जो चांसेस हैं वो इतने अच्छे नहीं है। परंतु फील्ड के अंदर और कई वीडियो तो ऐसे भी हैं जो कि इवन चाहते भी नहीं है कि हमारा प्रमोशन हो और हम जो है प्रमोट होकर कहीं जाए, क्योंकि उनका उस वीडियो की सर्विस में इतना मन लग चुका होता है कि वो उसके जो इंजॉयमेंट है या फिर उस सर्विस को इतना इंजॉय वो कर रहे होते हैं कि उनको उसके बाद में और कुछ चीज़ जो है वो लगती नहीं है कि इसके आगे भी कोई जहाँ है या नहीं है। और वास्तविक बात भी ये है कि अगर आप जैसे सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं, चाहो तो सुबह से लेकर शाम तक जितनी योजनाओं का फायदा जिन लोगों को पहुंचाना है उनको पहुंचा सकते हो। तो इस वजह से वीडियोस जो है वो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। चाहो तो आप एईओ के बाद में कंसिडर कर सकते हो कि एईओ के बाद कर सकते हो, चाहो तो एईओ से पहले भी कंसिडर कर सकते हो। फिर आता है अकाउंट सर्विसेज, राशन अकाउंट सर्विसेज। अकाउंट सर्विसेज जो है एक बहुत प्रेस्टिजियस सर्विस है, ठीक है, और बहुत ही इलीट टाइप की सर्विस है ये अकाउंट सर्विसेज। इलीट इन द सेंस कि इसको मैं इलीट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तो इसके अंदर सैलरी काफ़ी अच्छी है, प्रमोशन जो है वो आपके बहुत अच्छे हो जाते हैं, इवन कई बार तो प्रमोशन होकर आप जो है आईएएस भी बन जाते हो। तो जैसे आरएएस के प्रमोशन होकर वो आईएएस बनते हैं, तो अकाउंट सर्विसेज के लोग जो होते हैं उनके पास में भी ऐसे चांसेस होते हैं कि वो प्रमोट होकर आईएएस बन जाए। हालांकि बनते बहुत कम है आरएएस की तुलना में, परंतु फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं। तो प्रमोशन के चांसेस भी अच्छे हैं, सैलरी अच्छी है, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। जैसे वीडियो का मतलब ऑपोजिट मान लो, जैसे वीडियो के अंदर प्रमोशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर प्रमोशन जो है खूब हो रहा है। वहां पर कोई पूरा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और सब कुछ है, पंचायती, यहाँ कोई पंचायती नहीं है। यहाँ आप और आपकी फाइलें हैं, इसके अलावा जो है वो बाहर की दुनिया आपको देखनी नहीं है। इन फाइलों के बाहर क्या है इसके बारे में कुछ पता नहीं करना। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो यहाँ पर जो अकाउंट सर्विसेज होती है उसमें नेग्लिजिबल सा होता है। कभी कभी कोई कर दे तो कर दे, बाकी कोई करता नहीं है। फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आपको पोस्टिंग मिलती है। जैसे वीडियो के अंदर आपको पोस्टिंग पंचायत समिति के लेवल पर मिलेगी, तो वो तो सब ग्रामीण क्षेत्र होगा। यहाँ पर जो पोस्टिंग मिलेगी वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मिलेगी, तो वो आपका वहाँ पर जितनी एम्यूनिटीज होगी, जो लोग परिवार के बारे में सोचते हैं तो उनको कि बच्चों के लिए अच्छी स्कूल, परिवार के साथ समय बिता सकते हो, और भी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो सुविधाएं होती है उन सुविधाओं का फायदा ले सकते हो। पीसफुल लाइफ है, कोई टेंशन नहीं होती, आराम से घर परिवार को पूरा समय दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो हायर सर्विसेज हैं उनके अमंग बहुत, जैसा मैंने शुरू में कहा, एक इलीट सर्विस टाइप की है। तो आईएएस के बीच में, आरएएस के बीच में, इनके बीच में अकाउंट सर्विसेज की जो छवि है वो काफ़ी अच्छी है, रेपुटेशन बहुत अच्छी है। तो और इनको कई प्रकार की सेवाएं भी मिलती है, जैसे सर्किट हाउस वगैरह जो है वो
की सेवा जो है वो ये ले सकते हैं। इवन अकाउंट सर्विसेज जो है इसका एक क्लब भी बना हुआ है, और अकाउंट सर्विसेज का क्लब जो है वो आरपीएस और अकाउंट सर्विसेज का साथ में कंबाइंड क्लब है। तो आप ये मान सकते हो कि इलीट जो सर्विसेज है उनके बीच में मतलब अकाउंट सर्विसेज को ऐसा कोई कमजोर आंका नहीं जाता। तो इस वजह से इनकी जो रेपुटेशन है वो काफ़ी अच्छी है। तो ये तो इसके पॉजिटिव है, परंतु फिर नेगेटिव क्या है? तो नेगेटिव क्या हो गया कि क्योंकि अब आपको कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, ऑफिस से बाहर निकलकर आपको कोई जानता नहीं है, तो इसलिए कोई फील्ड पोस्टिंग आपको मिलती नहीं है, और फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलेगी तो कोई सोशल रिकॉग्निशन नहीं है। कोई आप समाज में जाओ, किसी शादी ब्याह में जाओ और आप ये सोचो कि सब लोग आपके पास आएगा, वो सब आ रहे, कोई ऐसा नहीं आने वाला, और कोई आपको इससे ज़्यादा पूछने वाला भी नहीं है। जो जो लोग आपको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं वो तो जानेंगे, परंतु वैसे कोई व्यक्ति जो है वो सोशली बिना आपको जाने आगे आ जाए, वैसा थोड़ा कम होता है। ठीक है, प्रेस्टीज, इसलिए सोशल प्रेस्टीज और सोशल रिकॉग्निशन जो है कम है। इधर इलीट में तो है, परंतु इस तरफ जो है थोड़ा सा ये कमतर हो जाता है। फिर अधिकतर हमेशा ये जो है वो डिपार्टमेंट में नंबर 2 की पोजीशन पर ही रहता है। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर आप खुद ही जो है वो उसके सब कुछ हो, और इसलिए जो डिसीजन मेकिंग है, निर्णय लेने का जो है वो आपके पास खुद के पास कोई खास अधिकार नहीं होता। आप एडवाइजरी टाइप की काम है कि आप एडवाइजरी के रूप में ऐसा कह सकते हो कि सब ऐसा ऐसा होना चाहिए, होगा नहीं होगा वो निर्णय कोई और लेगा, आपके पास में निर्णय लेने के इतने बड़े अधिकार नहीं। जैसे यहाँ पर वीडियो के अंदर तो आप सुबह शाम तक जिसको जितना लाभ देना है वो दो, यहाँ ऐसी कोई गरीब की सेवा, कोई ऐसा जो है वो ऐसा नहीं है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि हम आना चाहते हैं, गरीबों की सेवा करना चाहते हैं, ऐसा समाज सेवा करना चाहते हैं, ऐसा इधर नहीं रहेगा। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस जो है नहीं, इनडायरेक्टली तो जरूर कुछ हो सकता है, परंतु डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं है। तो ये प्रोज एंड कॉन्स हैं इन सब सर्विसेज के। तो अपन ने 3 सर्विसेज देखी, एक तो एईओ, दूसरी बीडीओ, और तीसरी जो है वो अकाउंट सर्विसेज। अब इसमें जिन लोगों को ये लगता है कि नहीं अपन को तो एकदम इलीट वर्ग में ही हैं हम, और हमें जो है ज़्यादा गाँव वाँव ऐसा पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा शहरी टाइप के हो, इंग्लिश मीडियम टाइप के हो, तब तो अकाउंट सर्विसेज को ऊपर भर दो। जिनको लगता है कि नहीं साहब अपने कोई दिक्कत नहीं है, शराब वालों से भी डील कर लेंगे, शराब की फैक्ट्री में काम भी कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर के रूप में भी काम कर लेंगे, वो डीईओ को ऊपर भरो। या जिनको लगता है कि नहीं अपन को तो पंचायत ही ज़्यादा करनी है, पैसे वैसे से ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो बीडीओ को ऊपर भर दो। तो इसके अंदर जो है वो आपकी जो हो सकती है वो एईओ भर दी जाए चौथे पर, 5वें पर बीडीओ भर दी जाए, और 6ठे पर और अकाउंट सर्विसेज भर दी जाए, ये भी हो सकता है। या फिर जो है वो कुछ चौथे पर राजस्थान अकाउंट सर्विसेज भी भर सकते हो, और 5वें पर फिर एईओ भर सकते हो, और फिर 6ठे पर बीडीओ भर सकते हो। और कुछ लोग जो है वो चौथे पर जैसे राजस्थान अपने अकाउंट सर्विसेज भर दी, 5वें पर बीडीओ भर दिया, और 6ठे पर जो है वो आपने एईओ भर दिया। ये दोनों तो फील्ड थोड़ा थोड़ा है, इसमें फील्ड बहुत ज़्यादा है, इसमें थोड़ा कम है, और इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने विवेक से, या आपको जो अच्छा लगता है, इसके अंदर मैंने तीनों सेवाओं के बारे में आपको बता दिया। जैसा आपको लगे कि भाई आप शराब लोगों के साथ में, शराब की लॉबी के साथ काम करना चाहते हो तो वैसे कर लो, जनता के गरीबों के बीच में और गाँव के उत्थान में काम करना चाहते हो तो वीडियो के रूप में काम कर लो, और आपको लिखा पढ़ी का काम करना है और तो अकाउंट सर्विसेज का काम कर लो। ठीक है, नेक्स्ट जो है फिर 7th नंबर वापस एक्साइज इंस्पेक्टर को जो है वो रखा है। अब देखो ये बहुत प्रैक्टिकल है। अब हालांकि बहुत सारे लोग जो इससे डिसएग्री करते हैं कि यार 7th में तो कम से कम एक्साइज इंस्पेक्टर को नहीं रहे, ये अलाइड की पोस्ट है। जैसे तहसीलदार अलाइड की पोस्ट थी, वैसे ये भी अलाइड की पोस्ट है, परंतु फिर भी इसको ऊपर रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस जो है बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि देखो L10 है, L10 का मतलब होता है क्या, 3600 ग्रेड पे होती है, 3600 होती होगी, तो 3600 ग्रेड पे, ग्रेड मतलब सैलरी वैल्यू तो इतनी कोई खास नहीं है, परंतु इनको सैलरी की कभी जरूरत होती भी नहीं है। एक्साइज इंस्पेक्टर होते हैं वो सैलरी के लिए इतना कोई ज़्यादा मारा मारी इनके रहती नहीं है। ठीक है, फील्ड पोस्टिंग होती है, वर्दी की जॉब है पहले तो, भाई आप वर्दी मिलती है आपको आराम से, आपका आई कार्ड ही वर्दी में बनता है, तो कहीं दिखाते हो तो अगला जो है पहले से ही देखता है कि यार ये तो कोई वर्दी वाला व्यक्ति है। तो इस वजह से थोड़ा फील्ड, और फिर फील्ड के अंदर जाते हो तो किन से डील करोगे? ठेकों से, इनसे डील करनी है, शराब के ठेके हैं इनको डील करना है, बार वगैरह है उनको डील करना है, तो फील्ड में आपकी पंचायती खूब चलती है,
यूनिफॉर्म की पोस्ट। लाइजनिंग बहुत अच्छी हो जाती है कि भाई आप जिसको ऑब्लाइज करना चाहो उसको अच्छे से ऑब्लाइज कर सकते हो। आपके जो भाई जो शराब के इस धंधे में कौन है, अधिकतर सिर्फ यही बिजनेस कर रहे हो ऐसा तो नहीं है, वो दूसरे बिजनेस में बहुत सारे कर रहे होते हैं और दूसरे बिजनेस में बहुत कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों से जब आपकी लाइजनिंग बढ़ती है तो एक अच्छा नेटवर्क जो है आप तैयार कर सकते हो, और इवन बहुत अच्छे अच्छे लोगों को आप अगर ऑब्लाइज करना चाहो तो ऑब्लाइज यहाँ पर कर सकते हो। और बहुत मतलब, और वो अगला भी जो व्यक्ति होता है वो इतना इम्प्रैक्टिकल नहीं होता, बहुत प्रैक्टिकल लोग होते हैं। तो इस वजह से वो लोग भी आपको ऐसा रखते ही है, मतलब ऐसा मारामारी नहीं करते, चिंदीगिरी नहीं होती है वहाँ पर 10-5 रुपए के लिए, वो कोई 100-50 रुपए के लिए, ऐसी कोई छोटी मोटी बात तो भी होती ही नहीं है ऐसी छोटी मोटी। तो आप इन 10-5 तो ऐसे कहने की बातें हैं, बाकी तो कईयों में कुछ ही नहीं होगा, ठीक है। तो लाइजनिंग बहुत अच्छी है, और लाइजनिंग बहुत अच्छी है तो फिर सारी सुविधाएं जो है वो आपको एज एन ऑफिसर आप चाहते हो कि मेरी समाज में या फिर मैं जिस फील्ड में जाऊँ वहाँ तो मेरी रिकग्निशन हो, या मैं जिनके लिए काम करता हूँ वो तो मेरी वापस रेस्पेक्ट करें, तो आपकी पूरी रेस्पेक्ट होगी यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है आपको। इवन रेस्पेक्ट लेने के लिए आपको उनके पास जाना भी नहीं पड़ेगा, वो घर आके रेस्पेक्ट देके चले जाएंगे, इतनी रेस्पेक्ट है। काम इतना कोई खास काम है नहीं, आप चाहो तो काम करो, और मतलब वैसे तो खूब भागादौड़ी तो रहती है कई बार तो, परंतु इतना भी नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा कि भाई आपको ये करना ही पड़ेगा, ऐसा इतना काम का लोड जो है वो आप चाहो तो नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। तो मतलब आपको पीसफुल लाइफ भी मिल सकती है कभी कभी। कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाए। इसका नेगेटिव क्या है? इसका नेगेटिव है सब अलाइड सर्विस है, ये अधीनस्थ सेवा है, जैसा कि अपन ने कहा ग्रेड पे इसका कम है। हालांकि ग्रेड पे वाली चीज़ें इनकी कोई मैटर करती ही नहीं है। सोशल प्रेस्टीज इनकी थोड़ी कम है, सोशल प्रेस्टीज इन द सेंस कि शराब के बिजनेस में हो तो वो सब तो लोग जानते हैं, वो सब तो आपको सब पहचानते हैं, पर उनके इतर, उनके अलावा आप अगर किसी के बीच में यूँ चाहो कि भाई मेरे गांव में मुझे बहुत लोग जाने, या मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा लोग जाने, तो ये थोड़े कम होता है, ठीक है, क्योंकि उनके बीच में आप काम नहीं करते। जैसे वीडियो है वो तो एकदम गांव में ही काम कर रहा है, तो गांव का हर आदमी उसको पूछने लग जाता है, जबकि इनको जो है वो इतना गांव में कोई जानता भी नहीं है उनकी भाई कौन है यहाँ पर, अभी अपने एक्साइज इंस्पेक्टर कौन लगा हुआ है, तो आपके यहाँ पर कौन थानेदार है उसको फिर आप जानते हो, एक्साइज का इंस्पेक्टर कौन है इसको जो है आप नहीं जानते। तो ये इसकी एक नेगेटिव भी है। तो अगर जिन लोगों को फील्ड पोस्टिंग नहीं पसंद, जिन लोगों को जो है वो खासकर जैसे महिलाओं को ये हो सकता है कि नहीं पसंद हो, कुछ को तो होता है कि बिल्कुल बोल्ड हो, उनको तो पसंद हो सकता है, पर जिनको ऐसा नहीं पसंद है तो वो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, इसको नीचे भी कर सकते हैं। पर जिनको ऐसा फील्ड में रहने का शौक है यार, बिल्कुल इन सब चीज़ों का शौक है जो मैंने बताई है, उनको लिए ये ठीक है। फिर यहीं पर साथ में इससे पहले आप जो है एक डीएसओ का पद भी है, जैसे अपन ने कहा था खाद्य जो रसद मामला है उसके अंदर राज्य सेवा होती है, उसके अंदर डीएसओ का पद होता है। तो ये जो डीएसओ डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर डीएसओ का पद है, इसका एक ही पद है, वो एससी के लिए रिजर्व, शेड्यूल कास्ट जो है उसके लिए रिजर्व है, तो एक ही पद है, तो जनरल वाला तो भर नहीं सकता, पर एससी वाला अगर वो कैंडिडेट है तो वो इसको भर सकता है, और वो चाहे तो एक्साइज इंस्पेक्टर से ऊपर जो है वो इसको भर ले, और उसके नीचे एक्साइज इंस्पेक्टर भर सकता है, और जिन लोगों को ये नहीं पसंद वो थोड़ा और भी नीचे जो है उसको कर सकता है। फिर इन दोनों सर्विस के अंदर भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो। कोऑपरेटिव सर्विसेज, राशन कोऑपरेटिव सर्विसेज जो सहकारिता विभाग है, बहुत ही मतलब शांत, जैसा इसका नाम है कोऑपरेटिव, वैसे यहाँ के लोग हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव लोग हैं, और बहुत शांत टाइप का विभाग है, और आपको मजे आएंगे इसके अंदर काम करने में। आप इसमें लगते हो एआर के रूप में, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के रूप में जो है वो व्यक्ति लगता है। अलग अलग जगह पोस्टिंग होती है, पोस्टिंग उसकी जो है वो रजिस्ट्रार जो ऑफिस है उसमें भी हो सकती है, आप डेयरी में भी जा सकते हो, जो आरसीडीएफ है उस आरसीडीएफ में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इवन आपकी पोस्टिंग जो है वो ये आपका जो सोसाइटीज़ बनती हैं तो सोसाइटीज़ के अंदर पंजीयन कार्यालय जो होता है उसके अंदर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और भी जैसे बैंक्स हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह हैं, तो बैंक वगैरह के अंदर भी इनकी पोस्ट रहती है। तो इस प्रकार काफ़ी सारे अलग अलग डाइवर्स फील्ड है, जो डाइवर्सिटी वहाँ है ऐसी डाइवर्सिटी भी आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगी। तो डाइवर्स जगहों पर आप जो काम भी कर सकते हो। फिर इनके जो एआर होते हैं उनके प्रमोशन के चांसेस काफ़ी अच्छे होते हैं। जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार अगर आप लगते हो तो फिर आप बड़ी जल्दी जो है आपको प्रमोट होकर और बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट जो उसके ऊपर पहुंच जाते हो, और वहाँ पर व्यापक सुविधाएं जो है वो आपको मिलती है, निर्णय लेने की भी शक्ति होती है, तक काम का लोड भी इतना नहीं है। और नेतागिरी भी अगर वो करना चाहे तो नेतागिरी भी कर सकता है, जनसेवा करना चाहे तो उसके भी कभी कभी मौके जो है वो आपको मिल जाएंगे, हमेशा तो नहीं पर कभी कभी मौके जो है वो मिल जाते हैं। और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर भी पोस्टिंग रहती है,
तो ज़्यादा ट्रांसफर वासफर वाला जो लफड़ा है वो भी इसके अंदर नहीं रहता। इवन व्हीकल वगैरह जो है वो भी मिल जाता है, तो वो सेवाएं भी है। तो चाहो तो कोऑपरेटिव सर्विसेज को ऊपर बढ़ सकते हो, परंतु ये L12 यानी 4800 ग्रेड पे की है। इसकी सैलरी जो है वो 5400 ग्रेड पे नहीं है, उससे थोड़ी कम है, परंतु सिर्फ हर चीज को इस ग्रेड पे से निर्धारित जो है वो अभी नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रेड पे के साथ साथ आपकी जो काम कर रहे हो वो कैसा है उस पर भी काफी चीजें जो है डिपेंड करती है। तो चाहो तो कोऑपरेटिव सर्विसेज को यहाँ भर दो, और चाहो तो इस इंडस्ट्री सर्विस को जो है वो भी ऊपर भर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, ये इंडस्ट्री सर्विसेज के अंदर जो है वो उद्योग सेवा है। उद्योग सेवा में मेनली जो है वो आप जिला उद्योग अधिकारी के रूप में काम करोगे, तो आप जो है वो उद्योगपति जो है या फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अब मेनली तो इसमें एमएसएमई आती है। इंडस्ट्रियलिस्ट का मतलब आप ऐसे मत सोचो धीरू भाई मतलब मुकेश अंबानी से उनसे गौतम अडानी से आप डील करने वाले हो। एमएसएमई सेक्टर जो है उनके जो उद्योग वाले लोग हैं उनसे मेनली आप डील कर सकते हो, और कभी कभी आपकी प्रमोशन होकर कोई ढंग की जगह लग जाओ तो आप बड़ी लार्ज इंडस्ट्रीज के अंदर भी काम कर सकते हो। तो उद्योग अधिकारी और कोऑपरेटिव सर्विसेज, इन दोनों में अब आपको क्या पसंद है? जनता के बीच में रहना, फील्ड काम की डाइवर्सिटी, वो सब पसंद है तब तो कोऑपरेटिव सर्विस, और पीसफुल लाइफ तो कोऑपरेटिव सर्विसेज। इधर भी पीसफुल लाइफ है, परंतु उद्योग का मतलब सिर्फ उद्योग में ही काम करोगे, उसके अलावा कोई बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है। तो इसको ऊपर भी बढ़ सकते हो और उसको नीचे भी बढ़ सकते हो। इन दोनों में आपको जैसा पसंद हो वैसा आप कर सकते हो, और चाहो तो एक्साइज जो है उसको नीचे ले आओ और इनको ऊपर ले आओ, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें जो है इसके बाद में 10वें नंबर पर आते हैं, तो वो है राजस्थान इंश्योरेंस सर्विस। अब देखो ये बाकी जो सर्विसेज हैं वो सभी, इसके बाद वो लास्ट तक जितनी सर्विसेज हैं वो सभी ऐसी सर्विस हैं जिनके अंदर आपको मतलब कुछ खास करने के लिए जो है वहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं है। मतलब इवन जो सोशल प्रेस्टीज है इन सब बातों की बातें करें तो ठीक है, नौकरियों जैसी नौकरी है कि भाई आपको एक नौकरी मिल जाएगी, अधिकारी के रूप में आप अधिकारी भी रहोगे। ऐसा भी नहीं है कि आप अधिकारी नहीं हो, अधिकारी भी रहोगे, नौकरी भी है, पर ऐसा कोई जो ठरका रहे आपको कि भाई हाँ मैं अधिकारी हूँ, मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, कुछ नहीं करोगे। यहाँ पर जो नौकरी कर लो अपने अपने डिपार्टमेंट में, आप जो कुछ हो वो वहीं हो, उसके बाहर इतना ज़्यादा जो नहीं। अब जैसे इंश्योरेंस सर्विस है, L14 का मतलब है 5400 ग्रेड पे की है ये, ठीक है, और असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में आप इसको ज्वाइन करते हो इंश्योरेंस सर्विस को। वैसे तनख्वाह के रूप में जो है वो अच्छी है। मेनली जो स्टेट इंश्योरेंस का काम है, जनरल GPF, जनरल प्रोविडेंट फंड जो है उसके ऊपर, मेडिक्लेम पॉलिसी, इनके ऊपर काम होता है। प्रमोशन वमोशन ठीक हो जाता है, सैलरी भी अच्छी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट होती है, पीसफुल है। हालांकि कोई खास सोशल रिकॉग्निशन जो है वो नहीं है, डेपुटेशन में कहीं चले जाओ तो ठीक। बाहर आपको, आपके ऑफिस से बाहर आपको बहुत कम लोग जो है वो जानते हैं, बाहर थड़ी वाला भी जो है वो नहीं जाने के साथ कौन से साहब ने चाय मंगाई है। तो इसलिए और इतना ज़्यादा बड़ा कैडर भी नहीं है इंश्योरेंस सर्विसेज का। तो लगभग 73 के करीब जो टोटल शायद ऑफिसर्स हैं इसमें, तो बड़ा कैडर भी नहीं है। हालांकि प्रमोशन होकर आपकी सैलरी वैलरी जो है वो अच्छी रहती है। कुछ लोग तो इवन जो है वो इसको, जिनको सैलरीज और बिल्कुल पीसफुल लाइफ जो है तो वो तो कभी कभी इसको कोऑपरेटिव वर्क से ऊपर बढ़ देते हैं। पर मेरा मानना है कि जब आपको RS का ही काम करना है, RS के रूप में काम, तो थोड़ा बहुत तो कम से कम थोड़ा डाइवर्सिटी हो, थोड़ा तो जनता से जुड़ा हो, थोड़ा तो यूँ लगे कि भाई हाँ अपन कोई काम करें। इंश्योरेंस वाले काम जो है वो इतने कोई RS टाइप के काम है नहीं, फिर भी सर्विस है और सर्विस की जो है एक रेस्पेक्ट इसकी है। उसके बाद में राजस्थान वुमेन डेवलपमेंट सर्विस, महिला विकास जो सेवा है, महिला विकास सेवा भी नई बनी है, और नई बनी है इसीलिए इसका ग्रेड पे तो है जो है वो एकदम बहुत अच्छा रखा है इन्होंने, 5400 ग्रेड पे रखा है इसको। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो है वो पोस्टिंग हो जाती है, कुछ फैसिलिटीज़ मिल जाती है, उनका गवर्नमेंट व्हीकल भी मिल जाता है, वो सब होता है, पीसफुल लाइफ है। परंतु क्योंकि नया डिपार्टमेंट है तो प्रमोशन के चैनल्स जो है वो अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुए। तो आप जो है प्रमोट होकर आगे कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे, उसके बारे में भी कुछ खास पता नहीं है, और पता नहीं है तो इसलिए वो बहुत मुश्किल है। तो शुरुआत में तो आपको अच्छा मिल जाएगा, परंतु उसके बाद प्रमोट होकर आप कहाँ जाओगे तो वो नहीं पता। परंतु महिलाओं के विकास का काम, इसका मतलब खासकर जो महिलाओं से जुड़ी जो स्कीम वगैरह है उसी के अंदर आप रहोगे। तो विमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए प्रेफरेबल है कि वो जो है वो इसको भर सकती हैं। इवन वो तो इसको चाहो तो आप एक्साइज को छोड़कर इवन इसको जो है और ऊपर भी भर सकते हो। अगर विमेन कैंडिडेट है वो और ऊपर इसको भर सकती है। फिर इसके बाद में जेल सर्विस आती है, कारागार सेवा जो है, कारागार सेवा 4800 ग्रेड पे की है।
इसमें प्रमोशन के जो आप इसमें जो जेल होता है, जेल के अंदर डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पद पे आपका जो है वो शुरुआत में लगते हो और बाद में इनके प्रमोशन होते जाते हैं और प्रमोशन होते होते इवन आईजी जो जेल है वहां तक आप पहुंच सकते हो। हालांकि डीजी जो जेल होता है, जेल का डीजी जो होता है वो तो एक आईपीएस ऑफिसर होता है, परंतु आपका प्रमोशन होकर आप जो है वो आईजी की पोस्ट तक जो है पहुंच सकते हो। वर्दी की जॉब है और इसलिए वो वाला वर्दी का पहनने वाला जिसको भाई डिप्टी नहीं मिला और फिर भी इच्छा थी कि भाई वर्दी तो होनी चाहिए, तो वो ये ले सकता है। तो ये वहां पर आपको काम फिर, परंतु इनका दिक्कत ये है कि आप काम जेल में ही है, जेल के बाहर नहीं है, जेल के बाहर कोई रिकॉग्निशन नहीं है और फिर आपको कैदियों के साथ डील करना है। यहाँ पर जो है वो इसका जो नेगेटिव साइड है वो सब कैदी आते हैं, उनके कैदियों के रख रखाव का और उनके सब चीज़ें जो है वो आपको देखनी है। तो वो थोड़ा सा आपको हो सकता है कि आप उन कैदियों के साथ डील करना कितना पसंद करो कितना नहीं करो। महिला कैंडिडेट जो है वो हो सकता है कि चाहो तो इसको आप अवॉइड भी कर सकते हो, परंतु जिन जैसे अपन स्प्रिंग बोर्ड की स्टूडेंट जो है वो पिछले बैच में 3 हैं जो कि जेल सर्विस में, और उनका जो फीडबैक है काफ़ी अच्छा है कि इंजॉय कर रहे हैं इस पोस्ट को कि भाई हाँ नहीं बहुत अच्छी जेल सर्विस है, ऐसी कोई बुरी सर्विस नहीं। तो अगर आप युवा हो तो निश्चित रूप से जेल सर्विस ले सकते हो, बाकी अगर आप नहीं चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो। फिर राजस्थान कमर्शियल टैक्स सर्विस, कमर्शियल टैक्स सर्विस के अंदर जो है वो एसीटीओ की पोस्ट होती है, ठीक है, असिस्टेंट कमर्शियल टैक्स ऑफिसर होता है। पहले बहुत रेप्यूटेड पोस्ट हुआ करती थी, इवन लोग अकाउंट सर्विसेज के साथ में या अकाउंट सर्विसेज के बाद में जो है एसीटीओ भरा करते थे, और वो जमाने तब के थे जब जीएसटी नहीं था। पोस्ट जीएसटी जो है वो अकाउंट सर्विस में एसीटीओ की जो प्रेस्टीज है वो थोड़ी कम हुई है। पोस्ट जीएसटी जो है इनकी पावर्स भी काफ़ी कम हुई है। इवन टैक्स जो है उसके टैक्सेशन में तो पूरा टैक्सेशन के अंदर, चाहे वो आप आईआरएस ले लो चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, सभी जो है टैक्स के टैक्सेशन के वाले लोगों के पीछे पड़े ही है। तो केंद्र सरकार भी पड़ी हुई है, राज्य सरकार भी है, तो इनकी पावर लगातार सीमित होती जा रही है। इनमें एक एंटी इवेजन करके एक जो इनकी विंग होती है, उसमें अगर पोस्टिंग मिलती है तो वो तो फिर भी अभी ठीक है, पर बाकी जगहों के अंदर जो है वो अब पावर काफ़ी सीमित हो गई है। पर जो व्यक्ति पीसफुल लाइफ जीना चाहता है और एक शांत अधिकारी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है वो इसको ऑप्ट कर सकता है। खासकर महिलाएं, अगर कोई ऐसा हो, शादीशुदा हो और उनको ऐसा लगे कि भाई नहीं अपने बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमना नहीं है, वो इसको ऑप्ट कर सकते हैं। एसीटीओ जो है उनके लिए अभी भी ठीक ठाक जॉब जो है वो है। फिर आता है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर सेवा। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर जो आप सीडीपीओ के रूप में जो ज्वाइन करते हो, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर होता है, और मेनली जो है वो ये जो बच्चों की, महिलाओं की जो स्कीम्स होती हैं उससे ये डील करते हैं। जैसे कोई पोषण अभियान हो गया, मातृत्व वंदना योजना हो गई, ऐसी चीज़ों से जो है वो आप डील करोगे। अब इसके अंदर इसका मतलब है कि भाई अब महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली जन सेवा तो खूब है। अब ये बाकी सब की जो है पोस्ट वो सब ऐसी है, ठीक ठाक है, सांत्वना पुरस्कार है ये सब, बाकी आप ले लो पर आपको वापस तैयारी करनी पड़ेगी। तो सीडीपीओ की पोस्ट जो है वो भी ऐसे ही है, पीसफुल लाइफ है, परंतु इतना कोई सोशल रिकॉग्निशन भी नहीं है, इतना कोई संसाधन वगैरह जो देखे तो वो संसाधन भी, इतने ज़्यादा संसाधन जो है सीडीपीओ के पास में नहीं होते। पहले कुछ लोग जो है सीडीपीओ को फिर भी ऊपर रखा करते थे, पर धीरे धीरे अब जो है वो इसका हालात थोड़े कम ही हुए, तो वहाँ पर है। फिर डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशनर एंड सोशल वेलफेयर ऑफिसर, ये डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशनर सोशल वेलफेयर जो है वैसे अपने इनके अंदर सर्विस में अपन इसको अलाइड सर्विस के अंदर दिया गया है, और परंतु मैंने इसको ऊपर इसलिए लिख दिया क्योंकि इसके बाद वाली जितनी सेवाएं हैं उनको आप मतलब सर्विस के नेचर से तो ज़्यादा उसको देख ही नहीं सकते। इनके बाद की जितनी सेवाएं हैं उनको सिर्फ आप तनख्वाह से ही देख लो कि भाई काम करने के लिए कुछ थोड़ा बहुत मिल जाए और ठीक ठाक सी तनख्वाह हो तो सांत्वना लेकर बैठ जाओ। तो डिस्ट्रिक्ट प्रोफेशनल सोशल वेलफेयर जो ऑफिसर होता है वो उनका मेनली जो काम होता है वो ये जो हॉस्टल वगैरह जो होते हैं उनको, समाज कल्याण विभाग के जो हॉस्टल्स वगैरह होते हैं उनको देख लो, या फिर कोई एनजीओज वगैरह से रिलेटेड जो काम है वो होते हैं। कुछ स्कॉलरशिप स्कीम्स वगैरह होती है वो इम्प्लीमेंट करने का काम होता है। जिले स्तर की पोस्ट है, वैसे कभी कभी जो है वो आपको ठीक रेपुटेशन भी मिल जाती है, और अभी तो अलाइड में है परंतु ऐसा बातें चल रही है कि इसको भी स्टेट सर्विसेज के अंदर जो है लिया जा सकता है। तो अगर तो इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप बढ़ सकते हो। प्लानिंग सर्विस जो है उसका तो प्लानिंग ही काम करने का काम है, इसका कोई खास इनका कुछ है नहीं। अब इसमें आप चाहो तो भरो और वापस एग्ज़ाम देने, पर फिर भी चलो L12 है, 4800 ग्रेड पे है, तो इसलिए इसको ऊपर रखा जा सकता है। माइनॉरिटी अफेयर्स स्टेट सर्विसेज जो है
उसमें आप शायद असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है। आप माइनॉरिटीज कम्युनिटी से ही आते हो, या फिर आपके अंदर बहुत ज़्यादा वैसा इच्छा है कि भाई माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के लिए मैं कुछ काम करूँ, अल्पसंख्यक विभाग में काम करूँ, तब आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से हो और अगर आपके अंदर ऐसी इच्छा है तब तो इसको थोड़ा ऊपर भी रख सकते हो, बाकी नहीं तो जो है उसको और पीछे भी रख सकते हो। फिर वापस डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर सबॉर्डिनेट सर्विस, ये भी वापस सबॉर्डिनेट सर्विसेज की है, परंतु क्योंकि अब वाली जो पोस्ट है इनके अंदर अधिकतर सैलरी से ही जजमेंट हो रहा है, तो एल्टल मतलब 4800 ग्रेड पे की है, थोड़ी सैलरी इनकी जो है थोड़ी ज़्यादा होती है। और फिर वापस अगर आप माइनॉरिटी से ही हो या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हो, उनके वेलफेयर के लिए कुछ करना चाहते हो, तो फिर इसको जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। फिर आसान एक्साइज सर्विस प्रिवेंटिव फोर्स। एक्साइज सर्विस के अंदर स्टेट के अंदर जो है दो प्रकार की सेवाएं थी। एक तो जनरल ब्रांच थी, एईओ वाली पोस्ट जो अपन ने पहले डिस्कस कर ली। दूसरी जो थी वो है ये एक्साइज सर्विस प्रिवेंटिव फोर्स। इनका काम जो है वो थोड़ा काफ़ी टफ जॉब है, मतलब टफ इन द सेंस कि आपको जो है वो खूब ज़्यादा लड़ाई झगड़े करने पड़ सकते हैं, आपको ऐसी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन जो है फेस करनी पड़ सकती है, खासकर कच्ची बस्तियों में या फिर ऐसी जो चीज़ें होती है जहाँ पर ऐसे हथकड़ कोई शराब निकल रही हो, ऐसा कोई काम हो रहा हो, देशी शराब की कोई अवैध बिक्री हो रही हो, इस प्रकार की जो चीज़ें उसको प्रिवेंट करने के लिए फोर्स बनाई गई है। ठीक है, तो इसमें आपको एकदम से लड़ाई झगड़े करने के लिए बिल्कुल तैयार हो और बिल्कुल कच्ची बस्तियों में जाके एकदम डंडे वंडे लेके बिल्कुल वैसे हो तब तो कर लो, और नहीं हो ऐसा करने की इच्छा कि साहब ऐसे कौन भागे, वहाँ पर जो कौन से पत्थर मारेंगे, लाठियाँ मारेंगे, क्या करेंगे, अपन को कैसे झेलेंगे, अगर आप नहीं हो तब तो मत करना। और अगर हो आप में हिम्मत कि कर सकता हूँ मैं तो और इसी के लिए बना हूँ, तब मैंने कॉलेज में भी ऐसे कई डंडे खाए हैं तो और डंडे मारे भी हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो है वो ठीक ठाक है। देवस्थान तो देवस्थान है, तो देवस्थान विभाग के अंदर वैसे देवस्थान की तो शायद पोस्ट है भी नहीं इस बार, तो जीरो ही है, तो इसलिए अगर हो तो भर देना, वरना नहीं हो तो उसको कैंसिल भी कर सकते। इंडस्ट्रियल जो सर्विस है सबऑर्डिनेट, इसको चाहो तो ऊपर भी भर सकते हो। इंडस्ट्रियल सर्विस का सबऑर्डिनेट जो है वो आप सबऑर्डिनेट के रूप में ज्वाइन करोगे, बाद में प्रमोट होकर जो है वो जो राज्य सेवा उसमें चले जाओगे। तो चाहो तो इसको जो है वो अपन अभी तो ये जैसे L11 मतलब ये 4200 ग्रेड पे के ऊपर आती है, तो अपन इसको चाहें तो जो है वो यहाँ पर भी भर सकते हैं, ये CDPO के आसपास भी, अगर CDPO से थोड़ा सा नीचे कर लो, अगर 14-15 नंबर पर भी अगर आप देखो तो इंडस्ट्रियल सर्विस को भर सकते हो। फिर आता है वापस वही विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो अभी अपन ने ये CDPO देखा था, तो इस CDPO का जो असिस्टेंट CDPO होता है ACDPO, वो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सबऑर्डिनेट सर्विसेज में होता है। तो ये सर्विस भी अपन ने इसको भी सिर्फ ये 4200 ग्रेड पे की इसलिए यहाँ पर डाला है, बाद में प्रमोट होकर यहाँ से भी CDPO बन सकते हो। प्रोबेशनर एंड प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर, अब ये कारागृह कल्याण, कुछ नहीं होता, कारागृह जो है उसको विजिट करो, उनका प्रतिवेदन बनाओ, उनके अंदर क्या चीज़ चल रही है, वो बहुत बोरिंग सा काम है, ऐसा कोई खास काम है नहीं, फिर भी तनख्वाह ठीक है, इसलिए चाहो तो रख लो और नहीं चाहो तो इनको जो है वो जहाँ तुम्हारे जचे वहाँ पर इसको जो है रख सकते। वापस माइनॉरिटी प्रोग्राम ऑफिसर, जैसे बाकी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जो थे वैसे अगर आप में अभिरुचि है तब तो भरो, नहीं तो इसको और नीचे कर सकते हो। JCTO, जैसे अपन ने उधर देखा था ACTO, ये तो होता है ACTO कमर्शियल टैक्स सर्विस के अंदर, उसी का जो जूनियर ऑफिसर होता है उसको JCTO जूनियर कमर्शियल टैक्स ऑफिसर कहते हैं। पहले तो काफ़ी अच्छी पोस्ट हुआ करती थी क्योंकि इसका प्रमोट होकर ACTO हो जाता था और इसकी रेपुटेशन वगैरह भी अच्छी थी, जो ऑफिस वगैरह भी अच्छा हुआ करता था। आजकल क्योंकि ACTO का ही थोड़ा कमी हो गया है तो JCTO का भी थोड़ा कमी है। फूड एंड सिविल सप्लाई में भी यही हालत है, पहले DSO भी काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती थी, जब अब DSO का भी थोड़ा जो है वो कम हुआ है तो फूड एंड सिविल सप्लाई में जो फूड उनकी पावर्स जो है आजकल थोड़ी कम हो गई है, तो और प्रमोशन के चांसेस भी इतने कोई खास है नहीं, और इवन इसमें थोड़ा काम भी रहता है। फिर आता है कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में पहले तो AR था, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का जो सबऑर्डिनेट सर्विस है वो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर है। कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर जो है वो अगर आपको वापस तैयारी करनी है तो ये आपके लिए सबसे अच्छी पोस्ट है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट जैसे मैंने शुरू में कहा कि इसका नाम ही कोऑपरेटिव है, तो यहाँ पर हर व्यक्ति जो आपसे कोऑपरेट ही करता है।
और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर्स जो हैं वो तैयारी कर करके आईएएस भी बने हैं, आईपीएस भी बने हैं, आरएएस भी बने हैं। बहुत सारे आरएएस हैं जो कि पहले कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर थे, बहुत सारे आईपीएस आईआरएस ऐसे हैं जो कि पहले कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर थे। तो क्योंकि ये विभाग जो है वो आपको तैयारी करने के लिए ऐसा मना नहीं करता, मतलब विभाग में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि शुरू शुरू में कोई कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर आया तो इसको 1-2 साल तो कम से कम इसको परेशान मत करो, इसको भी तैयारी करने दो ताकि ये व्यक्ति जो है आगे चला जाए। यहाँ भी परंतु दिक्कत है, कोई प्रमोशन वगैरह के कोई चांसेस नहीं है। कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर जो 90s के अंदर लगे थे वो भी अभी कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर ही हैं, तो आप तो अब लगोगे तो पता नहीं कब तक रहोगे, तो इसलिए इसमें प्रमोशन वगैरह की बहुत ही मुश्किल से प्रमोशन होता है। फिर लेबर वेलफेयर ये तो सब इसमें अब भरो तो भरो और मत भरो तो मत भरो, वही प्लानिंग सर्विस वही देवस्थान, ये तो आप अकड़ पकड़ बम्बे वो करके जिसको जहाँ भरना हो वो वहाँ भर दो, बाकी सब एक जैसी है, कोई अंतर इनके अंदर खास नहीं है, नौकरियाँ जैसी नौकरियाँ हैं। इसके अलावा कोई ऐसा कोई आप सोचो कि ऑफिसर वाली फीलिंग आएगी तो इतनी कोई ऑफिसर वाली फीलिंग यहाँ पर नहीं आएगी। इन सब के अंदर अपन को वापस तैयारी करनी ही पड़ेगी और वापस तैयारी करके फिर उच्च पद जो है उसके ऊपर आपको जाना ही पड़ेगा। तो ये था आरएएस की जितनी वैकेंसीज जितनी सर्विसेज हैं उनका एक ब्रीफ एनालिसिस जो है वो हमने किया, कौन सर्विस ठीक है, कौन सी बुरी, किस सर्विस में क्या प्रोज है क्या कॉन्स है, और फिर अब आपको अपने हिसाब से देखना है। ये तो मैंने बनाया हुआ है, आप चाहो तो उसको एज इट इज कॉपी कर लो, और नहीं चाहो कि नहीं एज इट इज कॉपी नहीं करेंगे और हम हमारी तरीके से थोड़ा सा ऊपर नीचे करना चाहते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया उसके हिसाब से आप चाहो तो इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये भर दो, और जब भी इसकी लास्ट डेट पर ध्यान से इसको थोड़ा भरना ताकि आगे आपको कभी जो दिक्कत ना आए। और मैं आशा करता हूँ ये वाला जो टॉपिक है वो आपको कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे कि भाई मुझे कौन सी पहले भरनी चाहिए, कौन सी बाद में भरनी चाहिए, कौन सी सर्विस में होता क्या है। ये वाली जो पिक्चर है वो कम से कम क्लियर होगी, अगर ये आपको अभी भी सहायता देगी। और जब इंटरव्यू के अंदर भी जाओगे तब भी वो आपसे कभी पूछ सकते हैं कि भाई आप कौन कौन सी सर्विस का प्रेफरेंस है, कहाँ आपको क्या वर्क डाइवर्सिटी होगी, क्या काम होगा, तो वहाँ पर भी ये आपको लाभ जो है वो देगी। ठीक है, धन्यवाद।